कृपा बरसाए रखना है। हे महारानी, हे राधा रानी, मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना है। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया है। किशोरी तेरे दर पे आ गया है। महारानी तेरे दर पे आ गया है। राधा रानी तेरे दर पे आ गया। छोड़ दुनिया के झूठे नाते सारे, किशोरी तेरे दर पे आ गया। Hello, 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 hello. श्री राधा, श्री राधा।
श्री राधा नाम वाली लगन ये लगाए रखना है। कृपा बरसाए रखना, हे महारानी, कृपा बरसाए रखना, हे राधा रानी, कृपा बरसाए रखना। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मेरे यारों, वेरी गुड मॉर्निंग। श्री राधा है, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे। तेरे नाम के रंग रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, है मैं डोलूं ब्रज गलियन में, राधा रानी ब्रज गलियन हे में, महारानी, मैं डोलूं ब्रज गलियन में, तेरे नाम के रंग में रंग के मैं डोलूं ब्रज गलियन में, है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे, हैप्पी संडे, हैप्पी संडे मेरे दोस्तों, हैप्पी संडे। गुड मॉर्निंग जितेंद्र, गुड मॉर्निंग विकास, गुड मॉर्निंग शिवानी, गुड मॉर्निंग ईशा, गुड मॉर्निंग AM, गुड मॉर्निंग सीमा, गुड मॉर्निंग ज्योत्सना, गुड मॉर्निंग नाज, गुड मॉर्निंग माही, गुड मॉर्निंग आलोक, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं आप सभी के? बढ़िया, मस्त मौज बहार। चलो बहुत बढ़िया, बढ़िया ही होना चाहिए। आ जाओ सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। अच्छा, आज हमें चैप्टर अपना पूरा खत्म कर देना है जी, ठीक है जी। आज हमें चैप्टर अपना पूरा खत्म कर देना है। तो ये चैप्टर नंबर आई थिंक 19 हमने स्टार्ट किया हुआ है ना, आपके मॉड्यूल के बेस पे चैप्टर नंबर 19 हमने स्टार्ट किया हुआ है। और आज फाइनली हमारा CIRP पूरा खत्म हो जाएगा जी, ठीक है ना। मतलब ये लगा लो कि आज हम CIRP को ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनाम वारविवंदनाम मुक्षेमापता स्वाहा, आज हम पूरा CIRP स्वाहा। तो हमारे CIRP को खत्म करने में अप्रोक्सीमेट हमारे 34 लेक्चर, मतलब 34 घंटे या 32 घंटे मान लो, 32 घंटे रिवीजन। भाई साहब हद हो गई यार, विवेक तेरी हद हो गई, बिल्कुल ही नालायक इंसान है तो ठीक है। अब तुम इसको अगर स्पीड में सुनोगे, 1.5 की स्पीड में सुनोगे, तो हो सकता है ये तुम्हारा 20-22 घंटे में खत्म हो जाए। बट हाँ, अगर आप इसको एक बार दोबारा से स्पीड फास्ट करके सुन लोगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूं इससे बेस्ट तुम्हें CRP रिवीजन नहीं मिल सकती। मतलब ये पूरी एग्जॉस्टिव रिवीजन है, इसमें सिर्फ रिवीजन नहीं, इसके अंदर हमने बहुत सारे के सारे केस लो कर लिए। आप चेक करो, जितने तुम्हारे मॉड्यूल में केस लो थे वो सारे मैंने करवा दिए। बहुत सारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हमने इसके अंदर कर लिए। तो आई थिंक एग्जॉस्टिव रिवीजन है, इससे बाहर CRP के अंदर कुछ नहीं बनेगा। अगर आप इसको भी एक दो बार देख लोगे तो आप ये मान के चलो कि IBC जो इलेक्टिव वाला है उसमें 40 से 50 नंबर तुम्हारे पक्के हो चुके हैं। और अगर मैं CR वाले IBC की बात करूंगा तो 40 नंबर के उसमें IBC में से 20 से 25 नंबर तुम्हारे पक्के हो चुके हैं। बस ये बात ध्यान दो।
नहीं नहीं नहीं, बेस्ट बेस्ट की बात नहीं है, बेस्ट तो बहुत है यार, बेस्ट बेस्ट हम कभी बन नहीं सकते, मतलब वैसे मैं कह रहा हूँ कि हमने कोशिश की है, ठीक है, कि ताकि तुम्हें अच्छे तरीके से रिवीजन हो जाए, ठीक है। चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। तो मेरे ख्याल से कल वाली क्लास में हमने रेगुलेशन नंबर 38 तक हमने यहाँ पे रिवाइज किया था। आई थिंक रेगुलेशन नंबर 38 कल हमने रिवाइज कर ली थी, और सेक्शन 30 हमारा चल रहा था जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। और यहां पर मैंने कहा था कि एक बार आप गो थ्रू करके आओगे तो सेक्शन 30 का सब सेक्शन 3 से आज हमें यहाँ पे रिवीजन स्टार्ट करनी है। तो यहां से हम रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बार पहले फटाफट से हम गो थ्रू कर लेते हैं कि अभी हमने कल वाली क्लास में क्या किया था। देखो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिवोटेड किसके ऊपर है? ये पूरा का पूरा चैप्टर है जो रिजोल्यूशन प्लान बनाते हैं, उस रिजोल्यूशन प्लान को सबमिट करना है, फिर उस रिजोल्यूशन प्लान की अप्रूवल कैसे होगी, ये दोनों बातें जो है वो मोटा मोटी इस चैप्टर के अंदर है। बट रिजोल्यूशन प्लान से पहले बहुत सारे केस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इनवाइट करना, ठीक है, वो इनविटेशन वाली हमने रेगुलेशन की। एक रेगुलेशन 36A थी, एक रेगुलेशन 36B थी जो रिजोल्यूशन प्लान को बनाने की थी, फिर एक रेगुलेशन 36C थी जो मार्केटिंग वाली थी, फिर एक रेगुलेशन नंबर 37 थी कि रिजोल्यूशन प्लान में क्या क्या होना चाहिए, 38B इसी बेस पे आती थी। तो ये सारी की सारी रेगुलेशन जो है इसके साथ में हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और साथ में रेगुलेशन 39 भी हमारी चल रही है। तो मोटा मोटी यहां पे क्या समझ में आ रहा है कि जो रिजोल्यूशन एप्लीकेंट रिजोल्यूशन प्लान बनाएगा वो किस तरह से बनाएगा, कैसा होना चाहिए, कौन कौन सी बातें उसके अंदर होनी चाहिए, फिर उसकी चेकिंग कैसे होगी, इससे रिलेटेड रेगुलेशन है और इससे रिलेटेड ही सेक्शन 30 है। फिर जब ये रिजोल्यूशन प्लान बहुत बढ़िया तरीके से ओके हो जाएगा फिर वो सीओसी के पास जाता है, फिर सीओसी इसको चेक करता है, और अगर सीओसी ने अप्रूव कर दिया तो वैसे तो वही फाइनल अप्रूवल होती है, क्योंकि सीएससी की कमर्शियल विजडम के आगे कुछ नहीं चल सकता। एनसीएलटी और एनसीएलएटी भी उंगली नहीं कर सकते, ये बात तो कंफर्म है। बट गवर्नमेंट ये बात कहना चाहती है कि भैया माना सीओसी की कमर्शियल विजडम है, उसकी सुपर पावर है, माना एनसीएलटी और एनसीएलएटी उंगली नहीं कर सकते, बट कई बार इलीगल तरीके से ये प्लान पास तो नहीं हुआ। भाई क्या पता इलीगल तरीके से पास हुआ, क्या पता सीओसी बीच में मिला हो, भाई क्या पता सीओसी भी तो बीच में मिला हो सकता है ना, कि हाँ भाई मान लो क्रेडिटर्स हैं, ये थोड़ा कि सारे के सारे क्रेडिटर्स जो है वो दूध के धुले हुए हैं। तो मुद्दा ही निकल कह रहा है कि अगर क्रेडिटर्स बीच में मिले हुए हैं उस केस में क्या होगा जी, ये भी प्रॉब्लम वाली बात है। तो उस केस में फिर एनसीएलटी के पास जाता है, फिर एनसीएलटी इस बात को चेक करता है कि हाँ ये प्लान हमें अप्रूव करना है या नहीं करना। अगर एनसीएलटी ने अप्रूव कर दिया फिर तो ओके हो गया। बट एनसीएलटी को अगर ये लगता नहीं कि सीओसी की मिली भगत है या ये प्लान इलीगल तरीके से पास है, तो फिर वो बीच में उंगली नहीं कर सकता, फिर सीओसी की कमर्शियल विजडम है। और इस चैप्टर के अंदर भी मैं आगे आके दिखाऊंगा 2-3 केस लो इसी बात के ऊपर है कि आप सीओसी की कमर्शियल विजडम को चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, सीओसी प्राइम मिनिस्टर एनसीएलटी प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे देखो जी, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय कमेटी ऑफ क्रेडिटर। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा कह रहा है, यहां पे देखो सबसे पहले क्या क्या स्टेप्स हैं। तो स्टेप नंबर 1 है आरपी प्लेस ओनली एलिजिबल प्लान बिफोर सीओसी, मतलब जो एलिजिबल प्लान होंगे, ऐसे नहीं सारे के सारे प्लान, जो उसको एलिजिबल प्लान लगेंगे वही सीओसी के पास जाएंगे। तो कह रहा है वंस रिजोल्यूशन प्लानर रिसीव द रिजोल्यूशन प्रोफेशनल चेक ईच प्लान। अब वो चेक करेगा ईच प्लान, इंश्योर, क्या इंश्योर करेगा, उसने सारी के सारे रिक्वायरमेंट सेक्शन 32 की फॉलो की हैं, क्या उसने सीआरपी के रेगुलेशन फॉलो की हैं। इफ इट इज सबमिटेड बाय पर्सन एलिजिबल अंडर आईबीसी नॉट डिस्क्वालीफाई, वो डिस्क्वालीफाई तो नहीं है 29A में। इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, जो हमने इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम तैयार करके दिया था, क्या ये प्लान उसके बेस पर बना है, क्या ये सारे के सारे कंप्लायंस पॉइंट पे क्लियर है जो हमने ओके किए, जो हमने चेक पॉइंट लगाए थे, यस। देन देखो पहला गेट है आरपी, फिर आरपी के बाद है सीओसी, फिर सीओसी के बाद यहां पे निकल के आता है एनसीएलटी। बस ये बात ध्यान दो, ये हिरार्की है, ठीक है। तो पहले भी आरपी चेक कर रहा है। अब ओनली प्लान दैट मीट ऑल लीगल एंड टेक्निकल रिक्वायरमेंट गो टू सीओसी, रिजेक्टेड इनकम्प्लीट प्लानर नोट सेंड टू सीओसी। ऑब्वियस सी बात है, एक बात बताओ, अगर मान लो कोई मुद्दा अभिषेक से हैंडल हो रहा है तो वो मुद्दा मेरे पास क्यों आएगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल अगर कोई मुद्दा उसने रिजेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली मेरे से भी रिजेक्ट हो गया, वो मेरे पास आया ही नहीं। अगर वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है फिर वो मेरे पास आएगा, फिर मेरे से हायर अथॉरिटी के पास जाएगा। वही सेम बात यहां पे निकल के आ रही है, पहले आरपी चेक करेगा, अगर आरपी सेटिस्फाइड है देन सीओसी जाएगा, अगर सीओसी सेटिस्फाइड है देन वो एनसीएलटी के पास जाएगा।
फिर आरपी डिस्क्लोज सस्पिशियस पास्ट ट्रांजैक्शन। अगर मान लो कोई प्रीवियस, मैंने कहा ना कोई पास्ट चीजें ऐसी हो जाती हैं लाइफ के अंदर, अगर ऐसा हुई है तो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। बिफोर प्रेजेंटिंग प्लान आरपी मस्ट टेल सीओसी इफ ही आइडेंटिफाई एनी डाउटफुल पास्ट ट्रांजैक्शन सच एज, जैसे कोई प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन आपने की हो, कोई अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन आपने की हो, कोई एक्सटर्नेस ट्रांजैक्शन आपने की हो, कोई फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग आपने की हो। ये सेक्शंस भी हमारे आगे रखे लिक्विडेशन के अंदर वहां पे डिस्कस करेंगे। ये सारे के सारे पॉइंट ऐसे हैं जो ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट कह रही गलत है, ये ट्रांजैक्शन होनी नहीं चाहिए। अब मान लो आपने पास्ट में नहीं की, मतलब सॉरी आपने प्रेजेंट में नहीं की, बट इस कंपनी ने पास्ट में की है, तो आरपी सीओसी को हाईलाइट करेगा कि इस बंदे ने पास्ट में ऐसी ट्रांजैक्शन की हुई है। अब एक बार आप चेक कर लेना कि आपको ये प्लान अप्रूव करना है या नहीं करना चाहिए। फिर यहां पे क्या लिखा था, एंश्योर सीओसी नो पास्ट मिसडीड एंड कैन टेक एक्शन। अब सीओसी डज नॉट कंसिडर सर्टेन प्लान, सीओसी मस्ट रिजेक्ट। अब सीओसी इस प्लान को रिजेक्ट कर देगा कब, इफ इट वॉज सबमिटेड लेट, अगर वो लेट सबमिट हुआ है। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था प्लान जमा करवाने की एक टाइम लिमिट होती है, उतने टाइम के अंदर प्लान जमा होना चाहिए। अगर उसके टाइम के बाद जमा होगा तो ये तो हमने केस लो भी किया था कि उस प्लान को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, नहीं तो हर बंदा फिर प्लान लेट जमा करवाएगा। फिर इट केम फ्रॉम समवन नोट टू फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, मतलब जो बंदा फाइनल लिस्ट में नहीं है उसका कोई प्लान आ गया, उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इट डज नॉट मीट द आईबीसी रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 32 एंड रेगुलेशन, अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा तो भी सीओसी जो है उस प्लान को रिजेक्ट करके चलेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है कि सीओसी इवेल्युएट द प्लान। अब सीओसी इवेल्युएट कैसे करेगा, सीओसी इवेल्युएट ईच रेजोल्यूशन प्लान यूजिंग द इवेल्युएशन मैट्रिक्स स्कोरिंग क्राइटेरिया। वही बात आ गई ना, इवेल्युएशन मैट्रिक्स, हाँ भाई पूरे के पूरे पर पॉइंट होंगे, किस पॉइंट पर कितने नंबर मिलेंगे। जैसे मैंने कल भी कहा था कि आपकी शीट अगर आंसर शीट अगर चेक हो रही है तो एग्जामिनर के पास हो सकता है कि वहां पे इवेल्युएशन मैट्रिक्स हो सकता है आईसीएसआई एग्जामिनर को बताता हो कि तुम्हें पेपर कैसे इवेल्युएट करने हैं, किसके कितने नंबर देने हैं, बट वो बात अलग है, आईसीएसआई बच्चों को नहीं बताता कि हमने इवेल्युएट कैसे किया, तो वो इवेल्युएट करेगा उस बेस पे। तो इज प्लान इज फिजिबल एंड वाइबल, डज इट रिवाइव द बिजनेस, क्या बिजनेस को रिवाइव करेगा, डज इट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ शेक होल्डर, कैन द एप्लीकेंट रन द कंपनी सक्सेसफुली, कैन प्लान बी इंप्लीमेंटेड प्रैक्टिकली, इन बातों पर वो इवेल्युएट करेगा, देन फिर वो स्कोर देगा। इवेल्युएशन इज कमर्शियल, सीओसी अप्लाइड कमर्शियल विजडम, ये उसकी विजडम के अकॉर्डिंग, मतलब वो चेक करेगा, बीच में किसी की इंटरफेरेंस भी नहीं चलेगी। फिर वो क्योंकि पैसे सीओसी नहीं लेने हैं, पैसे क्रेडिटर नहीं लेने हैं, तो ये उसकी कमर्शियल विजडम है कि वो उस प्लान को अपने बेस पे इवैल्यूएट करेगा जी। सीओसी deliberates on each plan, COC discuss pros and cons of each plan, financial strength and credibility of applicant, impact on creditors, employee, business, compliance with tax and timelines, इन बातों पे वो डिस्कस कर सकता है। फिर COC वोट फॉर प्लान, अब कितनी वोटिंग यहाँ पे चाहिए, तो COC वोट साइमल्टेनियसली ऑन ऑल एलिजिबल प्लान, वोटिंग थ्रेशोल्ड 66% वोटिंग शेयर यहाँ पर अप्रूवल के लिए चाहिए अगर किसी प्लान को हमें अप्रूव करना है। तो प्लान विद रिक्वायर्ड मेजोरिटीज अप्रूव एंड सेंड टू एनसीएलटी, फिर वो प्लान कहां पे जाएगा, एनसीएलटी के पास जाएगा। अब एनसीएलटी के पास जो जाएगा वो सेक्शन 31 में जाएगा। अभी सेक्शन 30 सब सेक्शन 3 में क्या हो रहा है, ये प्लान अभी सीओसी के पास गया है। अब 34 में अब इस प्लान को मिलेगी अप्रूवल सीओसी से। अब यहां पे देखो वो क्या कह रहा है, द कमिटी ऑफ क्रेडिटर अप्रूव ए रेजोल्यूशन प्लान ओनली इफ minimum 66% voting share of financial creditor vote in favor, they are satisfied that the plan is feasible, viable and fair, the distribution of money respect priority rules of section 53, आपने उसको फॉलो किया है, secured creditor security value and priorities consider, ये सारी बातों को अपने ध्यान में रखा हुआ है। In short, COC must believe that plan will revive the company and realistically and fairly, इस प्लान से कंपनी को रिवाइवल मिलेगा, कंपनी लिक्विडेशन में नहीं जाएगी, ये बात एश्योरिटी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इन एलिजिबल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट, वो 29A तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जी। ए प्लान कैन नॉट बी अप्रूव इफ द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज डिसक्वालीफाइड अंडर 29A इफ द डिसक्वालिफिकेशन इज ओनली ड्यू टू एनपीए डिफॉल्ट। अब यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना जी, वैसे तो 29A वाले बंदे इनएलिजिबल हैं, बट वो कह रहा है कि अगर 29AC में है, याद है वो एनपीए मोर देन 1 ईयर से अगर एनपीए है तो गवर्नमेंट उसको एक मौका देने की सोच रही है कि जो बंदा मोर देन 1 ईयर से एनपीए है उसको हम एक मौका देने की सोच रहे हैं। उसने क्या बोला, सीओसी में, उसके पास ऑप्शन है सीओसी के पास, COC may give the resolution applicant up to 30 days to pay overdue amount and become eligible। मतलब COC के पास ऑप्शन है, अगर उसको लगता है ये बंदा कंपनी चला सकता है,
वो 30 दिन तक का टाइम उसको दे सकता है कि अपने ओवरड्यू पैसे को पे कर दे और देन वो एलिजिबल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बन जाए। बट ये सीओसी की कमर्शियल विजडम है, अगेन बोलूंगा। अगर सीओसी ने 20 दिन का टाइम दिया और वो बंदा ने ओवरड्यू पे कर दिया और वो बंदा अब एलिजिबल बन गया, तो एनसीएलटी ये नहीं कह सकता कि ये तो 29A में था, इसको सीओसी ने क्यों अप्रूव किया, इसलिए प्लान गलत तरीके से अप्रूव है, मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। एनसीएलटी ये नहीं कह सकता। इट मींस अगर सीओसी के पास कमर्शियल विजडम है, मतलब उसकी पावर है कि हाँ भाई वो उसको टाइम दे रहा, अगर वो टाइम नहीं दे रहा तो बात एक अलग है। बट सारी की सारी एलिजिबिलिटी की बात नहीं हो रही, सिर्फ 29A(C) में जो एनपीए वाली एलिजिबिलिटी है सिर्फ उसकी यहां पे बात हो रही है। उसके बाद हाउएवर दिस डज नॉट एक्सटेंड द टोटल सीआरपी टाइम लिमिट, मतलब टाइम लिमिट जो टोटल सीआरपी की है वो वही रहेगी, 30 दिन से वो एक्सटेंड नहीं होगी। अब यहाँ पे रेगुलेशन एक 39 आई है, वोटिंग रूल व्हेन सीओसी वोट ऑन रेजोल्यूशन प्लान। अब देखो ध्यान से जी, अब यहाँ पे इफ ओनली वन प्लान इज ऑन द टेबल, अगर एक ही प्लान है टेबल के ऊपर, इट इज अप्रूव, इट इज गेट 66% वोट, ऑब्वियस सी बात है। इफ मल्टीपल प्लान आर प्लेस टूगेदर, तो द प्लान विद द हाईएस्ट वोट एंड एटलीस्ट 66% इज कंसिडर अप्रूव। मतलब फॉर एग्जांपल 75 है, 70% है, तो 75 वाले को ओके कर देंगे। मान लो 3 प्लान है, तीनों में 66% से वोटिंग ऊपर की है, तो जिसको हाईएस्ट वोटिंग मिली होगी वो प्लान को मैं अप्रूवल दे देंगे, सिंपल सी बात है। ये तो आपने देखा नहीं होगा ना, ऑक्शन लगता है जब आईपीएल का। अब अगर एक प्लेयर पे मल्टीपल ऑक्शन लग रहे हैं, तो जिसको जो कंपनी ज्यादा पैसे लगा रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो प्लेयर जो है वो उस आईपीएल टीम का हो जाता है ना। वही सेम बात यहां पर है कि अगर मान लो मल्टीपल प्लान है, अगर 66% से कम है फिर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सभी को 66 से ऊपर मिल रहे हैं तो जिसको हाईएस्ट वोट मिल रहे हैं फिर वो उस प्लान को अप्रूवल मिल रही है। इफ टू प्लान गेट द सेम वोट, अगर दोनों को सेम वोट मिल रहे हैं एंड बोथ हैव 66% और मोर, तो सीओसी विल अप्लाई ए प्री डिसाइडेड टाई ब्रेकर रूल। फिर टाई ब्रेकर रूल होगा, मतलब तो सोचते नहीं, याद है ना, सुपर आवर होगा। सुपर आवर अगर आपको याद आ रहा हो जी, फिर मतलब कुछ तरीका अपनाया जाएगा कि जिस तरह से प्लान को अप्रूवल मिलेगी, हाँ भाई, फिर सामने स्कोरिंग रखी जाएगी, इसमें कितने स्कोर हैं, इसमें कितने स्कोर हैं, इसमें कितने स्कोर हैं, तो भैया जो जिस बंदे को इसमें ज्यादा स्कोर मिले होंगे उस प्लान को हम अप्रूव कर लेंगे। तो टाई ब्रेकर फॉर्मूला ये होता है। टाई ब्रेकर का मतलब एक ऐसा तरीका निकालना कि जिसके बेस पे अब हम प्लान को अप्रूव करें। मान लो दोनों का मैच, दो टीम का मैच टाई हो गया, अब दो टीम का मैच टाई हो गया, तो फिर क्या होता है, सुपर आवर होता है। फिर सुपर आवर के अंदर जो निकालता है फिर वो जीतता है। और अगर सुपर आवर भी टाई हो गया, फिर नेट रन रेट किसकी कितनी ज्यादा है, तो अकॉर्डिंगली, और फिर लास्ट में जाके फिर वो मैच क्या हो जाता है, टाई हो जाता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में मतलब पूरी कोशिश की जाती है कि कोई ना कोई यहां पे जीत के जाए। वही सेम बात यहां पर है कि टाई ब्रेकर फॉर्मूला यहां पे आएगा। और अगर किसी प्लान को 66% वोट ही नहीं मिले, द प्लान विद द हाईएस्ट वोट विल बी पुट टू वोट अगेन, मतलब दोबारा से वोट कराए जाएंगे। फिर जिसको हाईएस्ट वोट मिलेंगे, चाहे 66 हो या ना हो ये मैटर नहीं करता, जिसको फिर हाईएस्ट वोट मिलेंगे दोबारा से उस प्लान को हम अप्रूव कर लेंगे। बस ये पर ध्यान दो। तो यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है जी, ये बात ध्यान देना, यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बन सकता है। अब मान लो मैं तुमसे एग्जांपल लेता हूं, एक ही प्लान है, 70% की वोटिंग है, वो ये अप्रूव करेंगे। 3 प्लान है, 70%, 72%, 75%, तीनों 66 से ऊपर है, 75% वाला अप्रूव करेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल 3 प्लान है, 66, 66, 66 या 70, 70, 70, टाई ब्रेकर फॉर्मूला एप्लीकेबल करेंगे। 3 प्लान है, तीनों के तीनों 66 से कम होंगे, उस केस में दोबारा से वोटिंग कराई जाएगी। फिर जिसके हाईएस्ट वोट होंगे उसको अप्रूवल दे दी जाएगी। वो ये बात कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एक बार एग्जांपल देखना। सपोज 3 प्लान कम, प्लान ए गेट मेजोरिटी बट लेस देन 66, प्लान बी ऑल्सो गेट लेस देन 66, प्लान सी गेट द हाईएस्ट बट स्टिल बिलो 66, तो हाईएस्ट सी है ना, तो सिंस नोबडी रीच 66, सीओसी विल अगेन वोट ओनली विद द हाईएस्ट वोटेड अगेन, मतलब अगर दोबारा से फिर सी को हाईएस्ट वोट मिलते हैं तो फिर वो सी प्लान ओके हो जाएगा। नाउ इफ इन द फाइनल वोट द प्लान क्रॉस 66 इट विन, अदरवाइज सीआरपी मूव फॉरवर्ड लिक्विडेशन और री इन्विटेशन, फिर दोबारा से प्लान मंगाए जाएंगे। मतलब ये है कि अगर दोबारा से वोटिंग में भी लेस देन 60 है, ध्यान रखना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि अगर दोबारा से वोटिंग में भी लेस देन 66 है, फिर या तो कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी या फिर दोबारा से प्लान बनाएंगे। मतलब कंक्लूजन निकल के आ रहा है कि कम से कम 66% तो वोटिंग होनी चाहिए। उसने वही बोला, नाउ इफ द प्लान फाइनल वोट दैट प्लान क्रॉस 66, तो वो जीत जाएगा। अदरवाइज अगर वो कोई प्लान क्रॉस ही नहीं हो रहा 66 को, तो या तो फिर कंपनी लिक्विडेशन में जाएगी या फिर री इन्विटेशन होगा। बस ये पर ध्यान दो।
Key idea to remember: the best and workable plan to get at least 66% support from COC win. Even among many plan, only the one with highest support above 66 get approved. Obvious सी बात है. अब यहाँ पे COC approve a resolution plan with minimum 66% vote after ensuring feasibility, viability, fairness and section 53 priority. अब मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ जी. अब यहाँ पे आपके मॉड्यूल में एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया भी हुआ है. अगर मैं आपको दिखाऊंगा ना, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया भी हुआ है, ये रहा देखो जी. अब मेरे को सारे बच्चे आंसर देना. प्लान ए को 55, प्लान बी को 60. तो बताओ क्या होगा जी. तो नो प्लान इज अप्रूव एज नीदर द प्लान रिसीव रिक्विजिट वोट. द कमेटी शैल वोट अगेन ऑन प्लान बी विच रिसीव द हायर वोट सब्जेक्ट टू द टाइमलाइन अंडर द कोड. फिर अगर मान लो दोबारा प्लान बी को हाईएस्ट वोट मिले, ऑब्वियस बात है 66 मिलने चाहिए, तो फिर वो अप्रूव हो जाएगा. यहाँ पे 70, यहाँ पे 75 है, तो प्लान बी को हम अप्रूव करेंगे क्योंकि हाईएस्ट वोटिंग उसको है. यहाँ 75, यहाँ पे 75, तो फिर कमेटी इधर ए इधर बी एज पर द टाई ब्रेकर फॉर्मूला अनाउंस बिफोर वोटिंग. एक टाई ब्रेकर फॉर्मूला होगा, उसके बेस पे यहाँ पे काम करेंगे. बस ये पर ध्यान दो. क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो इस तरह से आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो है 3 नंबर के अंदर इसका बन सकता है. बस ये पर ध्यान दो. 3 नंबर के अंदर एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है. बस ये बात ध्यान देना, ये बात ध्यान देना कि अगर सबके 66 से कम है दोबारा से वोटिंग करा जाएगी, और 66 होना तो जरूरी ही है. तो जिसको फिर हाईएस्ट वोट मिलेंगे उस प्लान को अप्रूवल मिल जाएगी. और अगर किसी को नहीं मिल रहे, 66 से कम ही है, देन फिर गो फॉर लिक्विडेशन, या फिर दोबारा से इन्विटेशन होगा, दोबारा से प्लान मंगाए जाएंगे. हो सकता है किसी और का मूड बन गया हो इस कंपनी को खरीदने का, हो सकता है उसके 66% वोटिंग जो है वो फेवर के अंदर आ जाएगी. अब यहां पे देखो, कैन रेजोल्यूशन प्लान अटेंड COC, कैन रेजोल्यूशन एप्लीकेंट अटेंड मीटिंग ऑफ COC कंसीडरिंग रेजोल्यूशन प्लान. यस, ये ध्यान रखना, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं. वो कह रहे हैं रेजोल्यूशन एप्लीकेंट में अटेंड द मीटिंग ऑफ COC इन विच रेजोल्यूशन प्लान एंड एप्लीकेंट इज कंसीडर, प्रोवाइडेड दैट रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल नॉट हैव ए वोटिंग राइट एट द मीटिंग ऑफ COC अनलेस सच रेजोल्यूशन एप्लीकेंट इज फाइनेंशियल क्रेडिटर. ऑब्वियस सी बात है, ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि वोटिंग राइट ओनली फॉर फाइनेंशियल क्रेडिटर है. आपको मीटिंग अटेंड करने का राइट है, आपको वोटिंग राइट नहीं है. बट अगर आप खुद एक फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो बात एक अलग है, आप उसके अंदर वोटिंग राइट कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है. सर 66 से कम है तो क्या डायरेक्ट लिक्विडेशन में रह सकते हैं? वो तो डिपेंड करता है ना COC के ऊपर. वो COC के ऊपर डिपेंड करता है. डायरेक्ट लिक्विडेशन नहीं होगा, ऑप्शन मिलेगा, या तो लिक्विडेशन, ठीक है, या फिर आपको दोबारा से री इन्विटेशन. अगर इनको लग रहा है कि री इन्विटेशन के अंदर कुछ फायदा हो सकता है तो री इन्विटेशन, नहीं तो ऑब्वियस सी बात है फिर लिक्विडेशन में तो जाना ही जाना है. सर री इनवाइट कितने टाइम के अंदर कर सकते हैं? वही CRP की टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही. CRP की टाइम लिमिट इंक्रीज नहीं होगी, जो तुम्हें करना है वो उसके अंदर करना है. जो तुम्हें करना है तो अगर थोड़ा लेट री इनवाइट करोगे, लेट प्लान आएंगे तो टाइम लिमिट ही बीत जाएगी. ठीक है, तो जो भी तुम्हें करना है वो कंप्लीट CRP की टाइम लिमिट के अंदर करना है. फर्स्ट री इन्विटेशन के लिए टाइम लिमिट है, सेकंड री इन्विटेशन के लिए ऑब्वियस सी बात आप जल्दी करोगे क्योंकि आपकी CRP की टाइम लिमिट खत्म हो रही है, तो फिर वो देखना पड़ेगा आपको. अब यहाँ पे आओ जी, नेक्स्ट पॉइंट या हो 36 हम कर चुके हैं. अब ये सारी की सारी बातें ऊपर मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं, सेक्शन नंबर जो ऊपर हमने डिस्कस किए जी. अब यहाँ पे आ जाओ, फाइनली अब जो है वो सेक्शन 31 है, अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. अब अप्रूव कौन करेगा? अब अप्रूव कौन करेगा जी? अब अप्रूव करेगा ऑब्वियस सी बात है NCLT. सर कितनी बार कर सकते हैं? अगेन वंश वो भी आपके ऊपर है. ऐसे कोई एक्ट में कोई लिमिट नहीं है कि 1, 2 या 3 री इनवाइट. ऑब्वियस सी बात है ना, कंपनी का पर्पस क्या है? रिवाइव होना. अगर कंपनी रिवाइव हो सकती है तो फिर तो अब बच्चा कह रहा है सर एक बार के बाद दोबारा क्यों करने दे रहे हैं? अब अगर मान लो कंपनी का रिवाइवल पॉसिबल है, आप किसी कोर्ट के पास गए तो कोर्ट भी ये बात बोलेगा ना, कंपनी का रिवाइवल पॉसिबल है तो रिवाइव करो. तो री इन्विटेशन वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि आप समझो जितना टाइम बीत रहा है उससे एसेट की वैल्यू भी कम हो रही है. क्या पता इस कंपनी का रिवाइवल ना हो, टाइम बीत गया, एसेट बाद में उतने की बिके ही ना जो लिक्विडेशन के अंदर बिक सकती थी. तो वो सारी बातें भी हमें प्रैक्टिकल लाइफ में देखनी पड़ेंगी. अब यहाँ पे देखो रही अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय NCLT. क्या कह रहे हैं जी? यहाँ पे कह रहे हैं अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय द NCLT सेक्शन 31(1) कह रहे हैं इफ द NCLT satisfied that resolution plan is approved by a committee of creditor under 34.
अगर सीओसी ने अप्रूव कर दिया 34 के अंदर, मीट द रिक्वायरमेंट एज रेफर्ड इन सबसेक्शन 32, इट शैल बी अप्रूव बाय रेजोल्यूशन प्लान, हम उसको प्लान को अप्रूव कर देंगे। यहाँ पे मैंडेटरी लिखा है, मतलब एनसीएलटी बीच में उंगली नहीं कर सकता, बस वो 2-3 बातें देखेगा, क्या सीओसी ने अप्रूव कर दिया, क्या 32 सेटिस्फाइड है, तो फिर उसको यहाँ पे अप्रूव करना पड़ेगा। रेजोल्यूशन प्लान सो अप्रूव शैल बी बाइंडिंग, अब ये बाइंडिंग हो जाएगा किस पर, कॉर्पोरेट डेटर पर, उनके एम्प्लॉय पर, मेंबर पर, क्रेडिटर पर, इंक्लूडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, मतलब जिस पे इस प्लान का इफेक्ट पड़ेगा, जिन्होंने डेट दिया हुआ है, जिन्होंने पैसा लेना है, उन सब पर अब ये प्लान बाइंड हो जाएगा। अब इस पे कुछ नहीं कर सकते, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। It is provided the NCLT shall, before passing an order approval of resolution plan under this subsection, satisfied that resolution plan has provision of its effective implementation। NCLT को यह भी साथ में ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मैं प्लान अप्रूव कर रहा हूं इसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा, इसको इंप्लीमेंट भी तो करना है ना, तो इसको इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा। तो इंप्लीमेंटेशन के लिए भी एक सुपरवाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा कि जो ये प्लान अप्रूव हुआ उसका इंप्लीमेंटेशन भी सही तरीके से होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद रिजेक्शन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, आपका प्लान एनसीएलटी रिजेक्ट कर देगा, कैसे, वेयर द एनसीएलटी सेटिस्फाइड दैट रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंफर्म टू द रिक्वायरमेंट ऑफ 30 सबसेक्शन 1, मतलब 32 फॉलो नहीं कर रहा, 32 के अंदर फॉलो नहीं कर रहा, या सीओसी ने अप्रूव नहीं किया, तो उस केस में मे बाय ऑर्डर रिजेक्ट द रेजोल्यूशन प्लान। अब कॉन्सिक्वेंस ऑफ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान 33 आफ्टर द ऑर्डर ऑफ अप्रूवल अंडर सबसेक्शन 1, मोरिटोरियम खत्म हो जाएगा। मोरिटोरियम खत्म हो जाएगा, क्योंकि मोरिटोरियम कहां पे खत्म होता है, या तो जहां पे सीआरपी खत्म हो रहा हो, या फिर जहां पे ऑर्डर आ गया हो, विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे ऑर्डर आ गया तो यहां पे सीआरपी खत्म, मतलब मोरिटोरियम का पीरियड खत्म हो गया। द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शैल फॉरवर्ड ऑल रिकॉर्ड रिलेटिंग टू कंडक्ट ऑफ द सीआईआरपी एंड द रेजोल्यूशन प्लान टू द आईबीबीआई, फिर ये सब कुछ वो किसको दे देगा, आईबीबीआई को दे देगा, ताकि आईबीबीआई इसको स्टोर कर ले, इन फ्यूचर में अगर इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो हम आईबीबीआई से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ड्यूटी ऑफ रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू ऑब्टेन नेसेसरी अप्रूवल, क्या क्या ड्यूटी है, द रेजोल्यूशन एप्लीकेंट शैल परसुएंट to the resolution plan approved under subsection 1 obtain the necessary approval required under any law for the time being in force within a period of 1 year। अब ये 1 साल के अंदर ये रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को दूसरे लॉ की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। भाई एनसीएलटी ने यहां तो अप्रूव कर दिया, अब मान लो सीसीआई के अप्रूवल चाहिए, टीआरएआई के अप्रूवल चाहिए, ठीक है, सेबी के अप्रूवल चाहिए, और मान लो फॉर एग्जांपल आरबीआई के अप्रूवल चाहिए, बैंकिंग कंपनी है, तो ये सब कुछ जो काम खत्म करना है वो विद इन 1 ईयर खत्म करना है। तो 1 ईयर के अंदर बाकी अदर लॉ की भी अप्रूवल यहां पे लेनी पड़ेगी। और कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल ऑफ रेजोल्यूशन प्लान बाय द एनसीएलटी अंडर सबसेक्शन 1 और विद इन सच पीरियड एज प्रोवाइडेड इन सच लॉ विच एवर इज लेटर, प्रोवाइडेड दैट वेयर द रेजोल्यूशन प्लान कंटेन प्रोविजन ऑफ कॉम्बिनेशन, देखो वही कॉम्बिनेशन, तो फिर उसको सीसीआई की प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ेगी, तभी काम होगा। बिना सीसीआई के अप्रूवल के ये प्लान अप्रूव नहीं हो सकता, बस ये पर ध्यान दो। तो हो सकता है ना कि मान लो वो कंपनी को इनकम टैक्स एक्ट में अप्रूवल लेनी हो सकता है उस कंपनी को फॉर एग्जांपल जीएसटी में अप्रूवल देनी हो, तो अगर किसी और एक्ट की अप्रूवल चाहिए तो विद इन 1 ईयर वो सारा काम यहां पे खत्म करेगा एनसीएलटी के अप्रूवल के बाद। अब यहां पे रेगुलेशन 39 कहती है आरपी मस्ट सेंड एनसीएलटी ऑर्डर। अब आरपी क्या करेगा, जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है, वंस एनसीएलटी अप्रूव और रिजेक्ट अ रेजोल्यूशन प्लान, द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मस्ट इमीडिएटली सेंड द एनसीएलटी ऑर्डर, सारे के सारे सीओसी को और रेजोल्यूशन एप्लीकेंट को, दिस कीप एवरीवन ऑफिशियली इन्फॉर्म की एनसीएलटी ने क्या डिसीजन सुनाया है। वैसे तो एनसीएलटी ओके ही करेगा, और सीओसी ने बोला है, प्रोवाइडेड वो इलीगल तरीके से पास ना हो, बस ये पर ध्यान दो। inform claimant about payment formula within 15 days of NCLT approval of the resolution plan, RP must tell each creditor how their payment is calculated, formula और method use, किस तरह से आपकी पेमेंट कैलकुलेट करेंगे, क्या फॉर्मूला रहेगा, क्या मेथड रहेगा, ये बताना पड़ेगा। शेयर होल्डर कंसेंट नॉट रिक्वायर्ड, इस केस में कोई शेयर होल्डर कंसेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर एनसीएलटी और सीओसी ने अप्रूवल दे दिया तो वो डीम्ड अप्रूवल है कि वो शेयर होल्डर ने भी अप्रूवल दे दी है। तो यहां पे उसने बोला इफ द रेजोल्यूशन प्लान रिक्वायर शेयर होल्डर पार्टनर अप्रूवल फॉर सर्टेन एक्शन लाइक शेयर इशू, रिडक्शन, मर्जर, देन द प्लान विल स्टिल वैलिड, प्लान वैलिड होगा। शेयर होल्डर कंसेंट नॉट नीडेड, ये हम मान लेंगे शेयर होल्डर ने अप्रूवल दे दी है। फिर आरपी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पास्ट एक्शन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, नो लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट आईआरपी और आरपी टू एक्ट डन बाय कॉर्पोरेट डेटर बिफोर सीआरपी स्टार्टेड, ठीक है। आफ्टर एनसीएलटी अप्रूव द प्लान, द न्यू मैनेजमेंट कैन अप्रोच एनसीएलटी टू आस्क
डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर हेल्प इफ नीडेड फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। वही बात आ गई ना कि इंप्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी जो है वो एनसीएलटी की है कि आपस में हाथापाई ना हो। रतन टाटा जी के जाने के बाद ये तो प्रॉब्लम हो रही है। रतन टाटा के जाने के बाद हर बंदा कह रहा है कि इस टाटा कंपनी का मैं मालिक हूं, और ये टाटा ट्रस्ट हो गया और टाटा सन्स हो गया, ये दोनों अमित शाह जी के पास पहुंचे कि प्लीज हमारे इश्यूज को रिजॉल्व दो। अगर इशू रिजोल्व नहीं हुए तो टाटा कंपनी का बड़ा खतरनाक काम होने वाला है। तो कई बार ऐसे प्रॉब्लम होती है। मैंने कहा ना, गद्दी सर एक ऐसी चीज होती है, गद्दी सबको चाहिए होती है। देखो ना मिर्जापुर कालीन भैया कि भैया सिंहासन पे तो हम ही बैठेंगे, हम बैठे हमारा बेटा बैठे, बात तो फिर एक ही है। तो मुद्दा तो सिर्फ गद्दी का ही है। ये जो जितने पॉलिटिकल पार्टियां क्यों लड़ रही हैं, क्यों इनको एमपी एमएलए बनना है, तो सिंपल सी बात, इनको गद्दी चाहिए, पैसा वहां पे आएगा। तो वो ये बात कहना चाह रहे हैं कि भैया एनसीएलटी की जिम्मेदारी है कि बाद में किसी की हाथापाई ना हो। न्यू मैनेजमेंट बोले कि हम चलाएंगे, ओल्ड मैनेजमेंट बोले हमसे पूछा ही नहीं गया, तो ये इंप्लीमेंटेशन जो है वो एनसीएलटी कराएगा। Creditor can complain for non-implementation if resolution plan is approved but not implemented. An aggrieved creditor can go to NCLT for direction. फिर NCLT के पास जा सकते हैं। अब बच्चा कह रहा है सर अगर NCLT कुछ नहीं कर रहा तो फिर अपील करो ना, फिर आगे अपील करो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अब यहाँ पे आ रहा है सेक्शन 32, कह रहा है एनी अपील फ्रॉम एन ऑर्डर अप्रूविंग द रेजोल्यूशन प्लान शैल इन मैनर एंड ग्राउंड ले डाउन अंडर 61(3), जो सेक्शन 61 के सब सेक्शन 3 में ग्राउंड्स हैं, उस बेस पे आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। और ग्राउंड आपके ये निकल के आ रहे हैं, क्या के ग्राउंड निकल के आ रहे हैं जी। द अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान इज कॉन्ट्रावेन ऑफ द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स। इट मींस जो रेजोल्यूशन प्लान जो अप्रूव हुआ, अगर वो कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं किसी प्रोविजन का, तो आप अपील कर सकते हो। द डेट ओ टू ऑपरेशनल क्रेडिटर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड फॉर इन सोल्यूशन प्लान इन द मैनर। जो प्लान बनाया उसमें ओसी को पेमेंट कैसे करनी है उसका कोई बात ही नहीं की, कितनी पेमेंट करनी है, कब करनी है, वो कोई बात ही नहीं है रेजोल्यूशन प्लान के अंदर, तो आप अपील कर सकते हो। द रेजोल्यूशन प्लान डज नॉट कंप्लाई विद द अदर क्राइटेरिया स्पेसिफाइड बाय बोर्ड। रेजोल्यूशन प्लान आईबीबीआई के द्वारा बताया हुआ क्राइटेरिया स्पेसिफाई नहीं कर रहा, आप अपील कर सकते हो। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट हैव नॉट बीन प्रोवाइडेड। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट पे करना सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जब वाटरफॉल अरेंजमेंट होता है, उसके बारे में बताया ही नहीं गया, आप अपील कर सकते हो। देयर हैज बीन मटेरियल इरेगुलरिटी इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय आरपी। आरपी ने अपनी पावर का मिसयूज किया है, उसने सही तरीके से अपनी पावर को यूज नहीं किया, आपको लगता है, आप अपील कर सकते हो। तो ये सारे मुद्दे देखो 61(3) के अंदर आते हैं, आप यहाँ पे अपील कर सकते हो। अपील कहां पे करोगे, एनसीएलटी, अगर उसने कुछ बोला तो एनसीएलएटी, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमारी बातें यहाँ पे है कि आप अपील कर सकते हो इस मैटर से रिलेटेड। अब यहाँ पे सेक्शन 32A क्या है, 32 कहता है लाइबिलिटी फॉर प्रायर ऑफेंस। अब मान लो कंपनी बिक गई, नई मैनेजमेंट आ गई। अब अगर नई मैनेजमेंट आ गई तो मान लो पुराने कुछ कर्म हैं जो पीछा नहीं छोड़ रहे, तो 32A कहता है कि देखो जी, जब नई मैनेजमेंट आ गई है ना, तो जो नई मैनेजमेंट आई है उनको पुराने कर्मों की सजा नहीं मिलेगी। हाँ, जिन्होंने गलत कर्म किए हैं उनको तुम छोड़ो मत, उनको तो हम कुछ नहीं कह रहे, हम उनकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं कर रहे, बट तुम कहो ये कंपनी ये मैनेजमेंट चला रही है तो रिकवरी इस मैनेजमेंट से करेंगे, वो तो नहीं हो सकता। और तुम कंपनी को भी ऑफेंस नहीं कर सकते। जो कंपनी के लोग थे जिन्होंने ऑफेंस किया था उनको तुम पकड़ सकते हो, बाकी कंपनी और कंपनी की न्यू मैनेजमेंट को हम यहां से बाहर निकाल देंगे, उनको तुम कुछ नहीं कर सकते, बस ये पर ध्यान दो। अब देखो यहां पे क्या हुआ जी, सर अपील रिडक्शन के केस में नहीं हो सकती है। रिडक्शन मतलब, अच्छा मतलब अगर एनसीएलटी ने रिजेक्ट कर दिया, देखो अगर एनसीएलटी ने रिजेक्ट किया तो अपील नहीं हो सकती अगर सीओसी की कमर्शियल विजडम है। अगर एनसीएलटी ने रिजेक्ट किया क्योंकि सीओसी ने इलीगल तरीके से पास किया था, तो आप एनसीएलएटी में अपील कर सकते हो जी। वो तो आगे जाकर हम अपील वाले सेक्शन करेंगे, सेक्शन 60, 61, 62 हमारे अपील वाले आएंगे, तो वहां पर लिखा हुआ है कि एनसीएलटी के ऑर्डर के अगेंस्ट आप एनसीएलएटी में अपील कर सकते हो। और चेक करो, हम कई सारे केस लोग कर तो रहे हैं जहां पर एनसीएलएटी की जजमेंट है, तो एनसीएलएटी के पास गया केस कब होगा, जब एनसीएलटी ने कुछ अलग बोला होगा। यहां पे देखना जी 32A लाइबिलिटी फॉर प्रायर ऑफेंस। सेक्शन 32A प्रोटेक्ट क्या करता है, न्यू मैनेजमेंट एंड द कॉर्पोरेट डेटर कंपनी फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर ऑफेंस कमिटेड बिफोर सीआरपी। सीआरपी से पहले कोई ऑफेंस हुआ था। वंस अ रेजोल्यूशन प्लान इज अप्रूव एंड कंट्रोल चेंजेस टू एन एलिजिबल पर्सन।
तो पहला पॉइंट क्या है, कंपनी गेट इम्यूनिटी फ्रॉम ओल्ड ऑफेंस, कंपनी को इम्यूनिटी दी जाएगी ओल्ड ऑफेंस से। Once NCLT approve the resolution plan, the new management take control the company cannot be prosecuted for crime done before CRP। अब तुम कंपनी को सजा नहीं दे सकते। ओल्ड प्रमोटर एंड रॉन्ग डोर्स नॉट प्रोटेक्टेड, उनको कोई दिक्कत नहीं है, उनको तुम जेल भेज दो, हमें कोई बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। डायरेक्टर, प्रमोटर, ऑफिसर हु वर इन्वॉल्व्ड इन रॉन्ग डूइंग बिफोर CRP विल स्टिल बी प्रोसिक्यूटेड, इम्यूनिटीज ओनली फॉर द कंपनी एंड न्यू ओनर नॉट फॉर द ओल्ड कल्प्रिट। बस ये पर ध्यान दो, उनको कोई मुक्ति यहां से नहीं मिलेगी। कंडीशन फॉर इम्यूनिटी क्या जी, कंपनी गेट्स इम्यूनिटी ओनली इफ कंट्रोल शिफ्ट टू ए न्यू टोटली अनरिलेटेड पार्टी, जो अनरिलेटेड है उसको अगर कंट्रोल चला गया। न्यू पार्टी इज नॉट ए प्रमोटर, नॉट रिलेटेड, नॉट इन्वॉल्व इन फ्रॉड और कॉन्सिक्वेंसी, दे वर नॉट पार्ट ऑफ ओल्ड मैनेजमेंट, तो मुक्ति मिलेगी। अगर आप उसका पार्ट थे, आप प्रमोटर थे और आप ही कंपनी संभाल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप भी मुक्त नहीं हो, आपको भी जेल हो सकती है। No government authority can attach, seize, confiscate the company property for old offense if it is covered in resolution plan. This protect asset purchased by new owner, क्योंकि आप समझो ना वो कंपनी नए ओनर की हो चुकी है, तो वो कंपनी की एसेट तुम कैसे बेच दोगे भाई? फिर इस नए ओनर ने पैसे यही सोच के तो दिए थे कि इस कंपनी की एसेट्स इतनी है, तो हम कंपनी और न्यू मैनेजमेंट को इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, पुराने लोगों से रिकवरी करनी है कर लो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी ये प्लान एनसीएलटी ने अप्रूव कराया है, या तो अप्रूव ही ना करते, अगर करा है तो फिर मुक्त यहां से हो जाओगी। एक्सेप्शन, इफ द रॉन्ग डोर दैट इज एक्स प्रमोटर हैज पर्सनल प्रॉपर्टी, देयर प्रॉपर्टी कैन स्टिल सीज, ओनली द कंपनी प्रॉपर्टी गेट इम्यूनिटी, नॉट द पर्सनल एसेट ऑफ ओल्ड प्रमोटर। ऑब्वियस सी बात है। Even with the immunity and company must assist authority in ongoing investigation about old offense। ऑब्वियस सी बात, अभी आपको मतलब उनकी इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। माना आप अब लाइबल नहीं हो, माना आपको नई मैनेजमेंट संभाल रही है, बट पुराने लोगों को पकड़ने में आपको हेल्प करनी पड़ेगी, बस ये पर ध्यान दो। अब क्रक्स ये निकल के आ रहा है जी, आफ्टर एनसीएलटी अप्रूव द रेजोल्यूशन प्लान, न्यू अनरिलेटेड मैनेजमेंट टेक कंट्रोल, द कंपनी इज free from prosecution from past offense, it assets cannot be attached, but old promoter officer involved in crime will still be liable and the company must cooperate in investigation। बस ये पर ध्यान दो, ये पूरा क्रक्स निकल के आ रहा है 32 कैपिटल ए का। तो 32 कैपिटल ए बस ये बात कहना चाह रही है कि जो भी रॉन्ग डूइंग है पुराने लोगों के द्वारा वो लाइबल रहेंगे, कंपनी बिक चुकी है, कंपनी के नए लोग आ चुके हैं, तो नए लोग और कंपनी के ऊपर आप कोई ऑब्लिगेशन नहीं डालेंगे, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? पक्का पक्का। तो यहां तक हमारा सीआईआरपी था जी, अब जाके हमारा सीआरपी खत्म हो जाता है और अब यहां से हमारे केस तो शुरू हो जाते हैं जो चैप्टर के एंड में दिए होते हैं। तो फाइनली अब जाके हमारा 32 ए खत्म, तो सेक्शन 1 से 32 कैपिटल ए तक अब जाके हमारी रिवीजन पूरी हो जाती है। ठीक है जी, डन। अब एक बार फटाफट से केस लो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला केस लो है बिनानी इंडस्ट्री का। अभी बिनानी इंडस्ट्री का केस क्या कह रहा है? इन बिनानी सीमेंट इंसॉल्वेंसी, NCLAT अप्रूव अल्ट्राटेक रिवाइज प्लान and lay down key principle that every resolution planned under IBC must follow. Core idea: resolution planned under IBC is not an auction, not recovery and not liquidation. Its proposal, its revival of company and a going concern and fair treatment of all stakeholder। बिल्कुल सही बात है जी। अब यहाँ पे पहली बात क्या एक्सप्लेन किया गया कि जो रेजोल्यूशन है वो कोई ऑक्शन और सेल नहीं है। A resolution plan is not like bidding in on the auction. You cannot simply choose the highest bidder. COC must check feasibility, viability and long term revival। वही बात मैंने कहा था ना कि यहां नहीं है कि जिसको आपको ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि पैसे के बेस पे काम नहीं होगा। कई बार पैसे कम मिल रहे होंगे, कंपनी का फिजिबिलिटी, वाइबिलिटी, रिवाइवल अच्छा हो जाएगा, हम कम पैसों के अंदर भी कंपनी बेच देंगे। तो ये ऑक्शन वाला काम नहीं। ऑक्शन में क्या होता है, जहां पैसा ज्यादा होता है वहां पर हम ओके करते हैं, यहां पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये केस लो तुम्हारे एग्जाम के अंदर बन सकता है कि क्या रेजोल्यूशन ऑक्शन के बराबर है? आंसर इज नो। रेजोल्यूशन डज नॉट मीन ऑक्शन। ऑक्शन अलग है, रेजोल्यूशन अलग है। रेजोल्यूशन मीन्स रिवाइवल ऑफ कंपनी, हमें कंपनी का रिवाइवल करना। ऑक्शन का मतलब होता है जो हाईएस्ट प्राइस होगा वहां पर कंपनी को बेच देंगे। फिर रेजोल्यूशन रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, ये भी हम पहली क्लास के दूसरी क्लास के अंदर पढ़ चुके हैं कि आईबीसी कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है, आईबीसी कंपनी को रिवाइव करने का मैकेनिज्म है।
तो क्रेडिटर शुड नॉट थिंक ऑफ आईबीसी एज ए टूल टू रिकवर देयर ड्यूज इंडिविजुअली. रिकवरी इज क्रेडिटर वर्सेस डेटर. आईबीसी इज कलेक्टिव रेजोल्यूशन प्रोसेस वेयर द एवरीवन इज कंसीडर. वही बात आ गई ना कि रिकवरी में तो डेटर क्रेडिटर है, यहां तो स्टेक होल्डर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वर्कमैन हैं, ठीक है ना. यहां पे सब लोगों को देख के प्लान अप्रूव किया जा रहा है. लिक्विडेशन नहीं है, ऑब्वियस सी बात है जी. लिक्विडेशन में कंपनी बंद हो जाती है. लिक्विडेशन इज ओनली द लास्ट ऑप्शन. आईबीसी फर्स्ट प्रेफरेंस इज रिवाइविंग द कंपनी. अब इसका मेन काम क्या है रेजोल्यूशन का? मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट, बैलेंस ऑफ ऑल इंटरेस्ट, नो डिस्क्रिमिनेशन. तो ये मेन काम है इसका, जो हम इंसॉल्वेंसी में रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव कर रहे हैं उसका मेन काम ये है. तो कंक्लूजन ये निकल कर आया कि अल्ट्रा टेक प्लान अप्रूव बिकॉज it treated all stakeholder fairly and ensure revival of company, not just highest payment. सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? एनसीएलटी के जजमेंट को क्लियर किया. प्लान मस्ट मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट फॉर ऑल स्टेक होल्डर, नॉट जस्ट बैंक. मीनिंग कंपनी रिवाइवल शुड बेनिफिट एवरीवन, नॉट ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर. बस ये पर ध्यान दो. तो इस केस में इन्होंने कहा था कि फाइनेंशियल क्रेडिटर को पैसा मिलना चाहिए पूरा, बैंक बाकी बाकी छोड़ो सब. तो फाइनली एनसीएलटी और सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया नहीं, हम सबको कंसीडर करके करते हैं. ये कोई ऑक्शन नहीं है, ये कोई लिक्विडेशन नहीं है, ये कोई रिकवरी मैकेनिज्म नहीं है. इसमें सारे स्टेक होल्डर का इंटरेस्ट ध्यान में रखा जाता है. ये बात एनसीएलटी ने पहले की ली, फिर सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया. ठीक है, उसके बाद देखो जी आगे, विजय कुमार जैन वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. ये क्या है जी? अब यहां पे कह रहा है फॉर्मर सस्पेंडेड डायरेक्टर ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर आस्क फॉर ए कॉपी ऑफ द रेजोल्यूशन प्लान ड्यूरिंग सीआरपी. आरपी रिफ्यूज सेइंग ओनली सीओसी मेंबर कैन गेट इट. कोर्ट ने कहा नहीं भाई, फॉर्मर डायरेक्टर हैव द राइट टू सी रेजोल्यूशन प्लान. ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था. दे आर अलाउड टू अटेंड सीओसी मीटिंग 24 के अकॉर्डिंग. व्हेन दे अटेंड दे मस्ट बी गिवन ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू डिस्कशन. रेजोल्यूशन प्लान इज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट डिस्कस प्लस में वोटेड अपॉन, सो इट मस्ट बी शेयर विद देम. Former director know the company history, finance, operation, can give input in COC meeting, need to understand the plan to meaningfully participate. They are not voting member but they must be informed participant. अब कॉन्फिडेंशियलिटी रखनी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट कहता है आरपी कैन टेक ए कॉन्फिडेंशियलिटी अंडरटेकिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्टर बिफोर गिविंग द प्लान सो दैट गेट द रेजोल्यूशन प्लान बट कैन नॉट मिस यूज द इंफॉर्मेशन. तो ये बात यहां पे लिखी हुई है कि उनको भी रेजोल्यूशन प्लान मिलेगा बट कॉन्फिडेंशियलिटी उनको यहां पर मेंटेन करनी पड़ेगी. बस ये पर ध्यान दो. क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये हमारी जजमेंट है और मैं आपको बता रहा हूं सर, आप ये मान के चलना कि सारा पेपर आपको मॉड्यूल में से देखने को मिलेगा. अब तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये मेरे नोट्स हैं, मॉड्यूल ही है. तो सारा पेपर आपको यहां से देखने को मिलेगा. सारे केस लो आप जब पेपर के अंदर बैठोगे ना, मैं उम्मीद करता हूं अगर तुमने एक दो बार अच्छे से रिवीजन की होगी तो तुम्हें याद आएंगे कि हाँ ये हमने रिवीजन क्लास में कुछ किया है. क्योंकि कोई भी केस लो बन सकता है सर, किसी भी तरह से केस स्टडी बन सकती है. वो एक केस स्टडी बना सकते हैं क्या ओल्ड डायरेक्टर को प्लान मिलना चाहिए, ये कह रहा नहीं मिलेगा, जो वो कह रहा मिलेगा, मैं सीओसी का पार्ट हूं, माना वोटिंग करने का अधिकार नहीं है, तो एज पर जजमेंट बताओ क्या होगा. तो एज पर द जजमेंट जो है प्लान, उसको रेजोल्यूशन प्लान की कॉपी मिलनी चाहिए बट कॉन्फिडेंशियलिटी साइन होनी चाहिए, क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलेगा. रेजोल्यूशन प्लान लेने में कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब उसको मीटिंग का नोटिस आ रहा है तो साथ में डॉक्यूमेंट भी जाते हैं और रेजोल्यूशन प्लान भी एक तरह का डॉक्यूमेंट ही होता है. ठीक है जी, तो इस तरह से एग्जाम के अंदर पूछ सकते हैं. अब यहाँ पे अगली जजमेंट जो है दैट इज महाराष्ट्र सीमलेस लिमिटेड वर्सेस पद्मा भजन वेंकटेश. अब यहाँ पे कह रहा है एनसीएलटी आस्क द सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट टू इंक्रीज इट्स ऑफर बिकॉज द रेजोल्यूशन प्लान वैल्यू वाज लेस देन लिक्विडेशन वैल्यू. उसने बोला ऑफर बढ़ाओ. सुप्रीम कोर्ट कहता है एनसीएलटी कैन नॉट फोर्स मॉडिफिकेशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान. Resolution applicant does not have to match liquidation value. Liquidation value is just guidance for COC, not a binding benchmark. Court should not interfere with COC commercial wisdom unless it violate IBC. वही बात आ गई. जब COC ने अप्रूव कर दिया उस प्लान को तो NCLT को क्या प्रॉब्लम हो रही है कि पैसा बढ़ा के दो. COC ने पैसे लेने हैं, उसने कहा ठीक है मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है. NCLT कह रहे नहीं मुझे दिक्कत है, आप ये काम नहीं कर सकते. इफ सीओसी थिंक ए लोअर देन लिक्विडेशन ऑफर इज स्टिल बेटर, मे बी सेविंग जॉब, फ्यूचर पोटेंशियल, स्ट्रेटेजिक वैल्यू, कोर्ट कैन नॉट फोर्स ए हायर प्राइस. कमर्शियल विजडम ऑफ सीओसी प्रिवेल और कोर्ट और एनसीएलटी कैन नॉट रेडो द प्लान. वही बात यहां पे आ रही है. अगली एक जजमेंट आई है इसार स्टील की. वो क्या कह रही है?
द लैंडमार्क केस क्लैरिफाइड रोल इन सीआरपी व्हाट सुप्रीम कोर्ट सेड सीओसी पावर COC decide feasibility, viability, distribution among creditor. Court cannot interfere unless the plan violate IBC. वही सेम अगेन जजमेंट आप चेक करो कितनी जजमेंट इस बात के ऊपर आ रही है। Once plan approve, it binding all stakeholder, including guarantor. Meaning old guarantor cannot claim reimbursement later. New buyer get company free from the past baggage. All claim must be filed in CRP state itself. No new claim after approval, otherwise resolution applicant cannot predict liabilities. No surprise liability after resolution plan. obvious सी बात है जी भाई, जब एक बार प्लान आ गया, एक बार प्लान एक्सेप्ट हो गया, उसके बाद कोई लाइबिलिटीज यहाँ पे दोबारा से नहीं आएगी। अब मान लो एक कंपनी ओ 500 करोड़, सीओसी अप्रूव प्लान फॉर 250 करोड़, लेटर एक क्रेडिटर कम सेइंग आई आल्सो वांट 50 करोड़, इसार स्टिल जजमेंट कहती है सॉरी यू शुड नॉट क्लेम बिफोर ड्यूरिंग सीआरपी, यू कैन नॉट डिस्टर्ब द रेजोल्यूशन नाउ। जब एक प्लान हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तुम 50 करोड़ रुपए लेने के लिए आगे, छोड़ो यहां से, अब ये काम नहीं होगा जी। अब रेजोल्यूशन प्लान आ चुका है, क्लेम हमने उस टाइम मांगे थे, उस टाइम पर तुमने क्लेम जमा क्यों नहीं कराए। अब जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया तो अब तुम क्लेम लेके आ रहे हो, तो आफ्टर प्लान अप्रूवल क्लेम कभी एक्सेप्ट नहीं होंगे, बस ये पर ध्यान दो। तो वही बात यहां पे लिखी है जी। अब अगली जजमेंट आ रही है जी, हेम सिंह भराना वर्सेस प्रेम पवन दूत एस्टेट, 2022 की जजमेंट है। सीआरपी चल रही है, सीओसी ऑलरेडी अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान बिफोर एनसीएलटी फाइनल अप्रूवल, एक्स प्रमोटर try to come back and gave a settlement proposal under section 12A. Ex promoter asked to pause the resolution plan and accept the settlement. हो ही नहीं सकता जी, हो ही नहीं सकता। याद करो 12A की एप्लीकेशन जो विड्रॉ हो सकती है वो आफ्टर सीओसी हो सकती है, बट बिफोर ईओआई हो सकती है जी। और अगर ईओआई के बाद है तो रीजन देने पड़ेंगे, ठीक है। बट रेजोल्यूशन प्लान की अप्रूवल के बाद तुम एप्लीकेशन थोड़ा विड्रॉ कर सकते हो, आप समझ रहे, वो तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट की बात थी, वो तो रेगुलेशन 36A की बात थी। यहां तो रेजोल्यूशन प्लान सीओसी ने अप्रूव कर दिया, अब तुम कह रहे हो कि मैं एप्लीकेशन विड्रॉ करके सेटलमेंट करना चाहता हूं, वो पॉसिबल नहीं होगा जी। तो देखो जी, अपील डिसमिस कर दी। वन सीओसी अप्रूव अ रेजोल्यूशन प्लान, दे कैन नॉट गो बैक एंड एक्सेप्ट अ सेटलमेंट। एनसीएलटी रिलाई ऑन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन एबिक सिंगापुर केस। After COC approve a resolution plan, it is binding. COC cannot withdraw or reopen process. तो सिंपल सी बात है, ये नहीं हो सकता। हाँ, EOI के बाद हो सकता है, बट रेजोल्यूशन प्लान की अप्रूवल के बाद नहीं हो सकता, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात समझ में आ रही है? आगे नेक्स्ट जजमेंट फिर यहाँ पे देखो जी, नेक्स्ट जजमेंट है हिंडाल्को इंडस्ट्री लिमिटेड वर्सेस हीराकुद इंडस्ट्री वर्क। अब कह रहे रेजोल्यूशन प्लान ऑलरेडी अप्रूव बाय एनसीएलटी, अपील फाइल क्लेमिंग, अपील फाइल कर दीजिए। सीआरपी स्टार्टेड फ्रॉडलेंटली, सीओसी वाज इलीगली फॉर्म बिकॉज क्रेडिटर क्लेम वर नॉट प्रॉपर्ली वेरीफाइड। ओ भाई साहब, corporate debtor, financial creditor, COC member and resolution applicant were all connected and colluding। भाई साहब सबकी मिली भगत है। तो एनसीएलटी ने कहा इन्वेस्टिगेशन आर फाउंड, इन्वेस्टिगेटेड आर फाउंड, सेम ग्रुप कंपनी इन्वॉल्व। भाई साहब मसला बड़ा था जी। कॉमन डायरेक्टर, कॉमन एड्रेसी, कॉमन ईमेल, COC created without proper claim verification against IBC and CRP regulation. It was a collusive CRP to benefit related group company. Order pass किया, resolution plan quash, खत्म। Penalty imposed on CD and FC. IBI order to investigate the fraud. तो ये पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है कि you cannot misuse IBC by forming a fake COC with related party. If fraud collusion is found, entire resolution get cancel। बस ये पर ध्यान दो। तो मतलब यहां पे अब ये नहीं कहोगे COC की तो कमर्शियल विजडम है। देखो वही केस लो आ गया ना, मतलब जो हम कई बार सोचते हैं वही केस लो आ गया ना कि कमर्शियल विजडम गई यहाँ पे भाड़ में, कोई मैटर नहीं करता। भैया जब सारा कुछ इलीगल तरीके से चल रहा है तो कमर्शियल विजडम भी क्या करेगी? कमर्शियल विजडम यहाँ पे किसी काम की नहीं है, बस एक बात ध्यान दो, कमर्शियल विजडम खत्म, क्योंकि सब काम इलीगल तरीके से हुआ है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा प्लान जो है वो क्रैश होगा, यहाँ पे उस प्लान को एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद देखो जी, नेक्स्ट जजमेंट है जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड। क्या है? कह रही स्विस challenge process was used to select the best resolution plan. After challenge process close and last date was over। भाई सब लास्ट डेट ओवर हो गई। श्याम सेल एंड पावर लिमिटेड सबमिटेड ए रिवाइज प्लान लेट। एनसीएलटी डायरेक्ट सीओसी टू कंसीडर द लेट रिवाइज प्लान। जिंदल स्टेनलेस अपील इन एनसीएलटी। एनसीएलटी ने कहा एनसीएलटी ऑर्डर सेट असाइड। लेट प्लान कैन नॉट बी एक्सेप्टेड आफ्टर डेडलाइन
and after Swiss challenge has ended, RP instructed to restart voting only the plan submitted on time. तो सिंपल मीनिंग है कि once bidding challenge window close, no bidder can change the resolution plan. Allowing late bid is equal to unfair competition. In IBC Swiss challenge deadline are final. No late revise. Obvious सी बात है, अब Swiss challenge हो गया. Swiss challenge का मतलब वो टाई ब्रेकर फॉर्मूला हो गया, उसके बेस पे हमने प्लान एक्सेप्ट कर लिया. तुम बाद में एक नया प्लान लेके आ रहे हो, वो नहीं हो सकता जी, वो पॉसिबल नहीं है. उस प्लान को यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, बस ये पर ध्यान दो जी. ठीक है जी. अब यहाँ पे आओ जी. रामकृष्णा फॉरगिंग लिमिटेड वर्सेस आरपी ऑफ एसीएल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है. सीओसी अपॉइंटेड 2 वैल्यू. सीओसी ने 2 वैल्यू अपॉइंटेड किए. वैल्यू हैड नो मेजर डिफरेंस. वैल्यू में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था. सीओसी नेगोशिएट एंड अप्रूव रेजोल्यूशन प्लान विद 88.56 वोट. आरपी सबमिटेड इट टू एनसीएलटी फॉर अप्रूवल, बट एनसीएलटी और एनसीएलटी इंटरफेयर एंड आस्क टू रीवैल्यू एसेट. इनकी ऐसी की तैसी, इनकी ऐसी की तैसी नहीं कर सकते बेटे तुम. सुप्रीम कोर्ट ने बोला no need for revaluation when 2 valuer were properly appointed. No one objected during process. COC approved plan with huge majority. COC commercial wisdom is supreme. Court should not interfere unless plan violated IBC provision. तो court cannot recheck business decision of COC if valuation and voting are proper. Judicial bodies must not interfere. बस ये पर ध्यान दो. क्या बात समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का. तो ये पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहा है, और इसी के साथ ही अब जाके हमारी सारी जजमेंट यहाँ पे खत्म हो जाती है. चैप्टर क्लोज हो जाता है जी. अब जाके हमारा खत्म. क्या बात समझ में आ रही है जी? तो अब जाके हमारा पूरा का पूरा CIRP यहाँ पे खत्म हो जाता है. अब मैं एक काम करूँगा, आज थोड़ा सा टाइम निकालूंगा और कुछ केस स्टडी बनाऊंगा इन सब प्रोविज़न में से. ठीक है, जहाँ तक हमारी केस स्टडी हो चुकी थी वो मैंने ग्रुप में डाली हुई हैं. और ग्रुप, अच्छा जो बच्चे ग्रुप में नए ऐड हो रहे हैं तो मैं बता दूं उनको, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक में सारे PDF हैं. तो वो सारे PDF मैं उम्मीद करता हूँ वैष्णवी डेली बेस पे डाल रही होगी. अभी भी मैंने नोट्स डाले हैं, उसको भी अपलोड कर देना. तो जिस बच्चे को भी नोट्स चाहिए होंगे वो लिंक पे क्लिक करेगा, सारे नोट्स उसको मिल जाएंगे. अब मैं कुछ और केस स्टडी बनाऊंगा इनसे रिलेटेड, फिर वो मैं केस स्टडी आपको दूंगा, और होपफुली 5 या 6 तारीख को हम एक टेस्ट कंडक्ट कर लेंगे पूरे के पूरे CIRP का. ठीक है. अब जो हम कल से स्टार्ट करेंगे वो हम कल से लिक्विडेशन स्टार्ट करेंगे. अच्छा एक मैं आपको बता दूं, एक पॉइंट है PPIRP का, उसकी मैं एक क्लास 1 घंटे आई थिंक 45 या 40 मिनट की है, वो मैं क्लास आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दूंगा, क्योंकि उसमें से कभी क्वेश्चन बनता कभी नहीं बनता, बट उसको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज कराया हुआ है. उसके नोट्स भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा, तो वो आपको वहां से देखना है. तो आपका PPIRP वहां से रिवाइज हो जाएगा जी. ठीक है. मैं इसी सीरीज में उसको अपलोड कर दूंगा सुदर्शन बैच के नाम से ही. अपने पर्सनल चैनल के ऊपर भी करूंगा, अरुण सर के चैनल पे भी करूंगा. आप उसको देख लेना जब भी आपको टाइम मिले. PPIRP वाला, ठीक है, वो सेक्शन नंबर 54 से स्टार्ट होता है हमारा. ठीक है. तो कल से जो हम स्टार्ट करेंगे, कल हम लिक्विडेशन स्टार्ट करेंगे. सेम टाइम पर अभी क्लास चलेगी, वही 8:30 बजे हमारी क्लास चलेगी. 10 तारीख तक टाइम आपका सेम रहेगा. हो सकता है उसके बाद टाइम में थोड़ा चेंज हो जाए, क्योंकि मेरे CA वाले बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 11 तारीख से, तो उसकी क्लास की टाइमिंग होगी सुबह 7:45 से लेके 10:30 बजे तक. तो हो सकता है फिर मैं तुम्हारी क्लास शायद मैं शाम को ले जाऊं, बट मैं कोशिश करूंगा कि 10 तारीख तक ऑलमोस्ट हमारा ये लिक्विडेशन भी वाइंड अप हो जाए, क्योंकि लिक्विडेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. मेन हमारा CRP के अंदर टाइम लगना था जी. ठीक है. चलो तो बाकी मिलते हैं फिर हम कल वाली क्लास में जी, सेम टाइम पर 8:30 बजे. ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच. जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय जी.